अध्याय 280 सत्य। शेन क्वान ने तब तक इंतजार किया जब तक कि उसके दिल में गहरे बैठे घाव को धीरे धीरे फिर से खोलने और दुर्घटना के दिन के दृश्य को याद करने से पहले उसकी भावनाएं स्थिर नहीं हो गईं। उस दिन पहाड़ी रास्ते पर केवल वह और उसकी पत्नी शेन केन एक वेकेशन रिजॉर्ट से घर वापस जा रहे थे। पूरी यात्रा के दौरान शेन केन की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। हनी, यहाँ के पहाड़ और पानी बहुत सुंदर हैं। हमें अगली बार नेनियन को अपने साथ लाना चाहिए। उसे यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। जरूर, शेन क्वान ने उदासीनता से उत्तर दिया। अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर वह जो कहना चाहता था कह न सका। शेन को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि उसे अपने पति से जो प्यार खुशी खुशी मिला था वह शेन क्वान के गहरे अपराध बोध से पैदा हुआ दिखावा मात्र था। कंपनी के मामलों को पीछे छोड़ने और माउंटेन रिजॉर्ट में शेन कैन के साथ ये कुछ दिन बिताने का कारण ये था कि वह तलाक चाहता था। वह इन आखिरी कुछ दिनों का भरपूर फायदा उठाकर उसे मुआवजा देना चाहता था और फिर उसे किसी अन्य महिला के लिए हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। हालांकि अपनी पत्नी के मुस्कुराते चेहरे का सामना करते हुए वह उन शब्दों को कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका जो उसके मन में थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। लिन वेई बहुत चतुर महिला थी। वह शेन क्वान को बचपन से जानती थी और हालांकि बड़े होने पर उन्होंने अलग अलग शादी कर ली थी, लेकिन शेन क्वान को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। इसलिए उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शेन क्वान सच बोलने में सक्षम नहीं होगा और उसने शेन क्वान की ओर से बोलते हुए चुपचाप अपनी गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट कार में छोड़ दी। शेन कैन कार में ताजे फल खा रही थी और जब उसने अप्रत्याशित रूप से रिपोर्ट देखी तो वह दराज से कुछ टिश्यू निकालना चाहती थी। एक पल में उसके दिमाग में कुछ टूटा और फल उसके हाथ से छूटकर कार में गिर गया। उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा मानो खून बह गया हो, जिससे वह शक्तिहीन हो गई हो। उस समय शेन क्वान को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने जमीन पर गिरे फल पर नजर डाली और अचानक कुछ अधीर हो गया। आप कुछ गिराए बिना क्यों नहीं खा सकते? क्या आप जानते हैं कि कार धोने में कितनी परेशानी होती है? आमतौर पर जब उसकी शिकायतों का सामना होता था तो शेन कैन हमेशा मुस्कुराता था और उसे खुश करता था, लेकिन इस बार उसके बगल वाला व्यक्ति चुप हो गया था। घुमावदार पहाड़ी सड़क पर जहां पार्किंग की अनुमति नहीं थी, शेन क्वान को कार की गति धीमी करनी पड़ी। उसने एक पल के लिए अपने बगल वाले व्यक्ति पर नजर डाली और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसे अविश्वसनीय भाव से देख रही थी। उसकी आंखों के अंदर उमड़ती जटिल भावनाओं ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। वह अचानक थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत पूछा, प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? जैसे ही वह बोला उसने सावधानी से गाड़ी चलाई। इसी वक्त एक कार उसे ओवरटेक करने वाली थी। ध्यान से इसे टालने के बाद उसने फिर से शेन कैन की ओर देखा और उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद कागज के टुकड़े पर थोड़ी नीचे चली गई। गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट। बस एक पल में शेन क्वान को समझ आ गया कि शेन कैन अचानक इतना अजीब क्यों हो गया है। उसके गले में ऐसा लगा जैसे कुछ फंस गया हो और उसे कुछ शब्द कहने में काफी समय लगा। आप पहले से ही जानते हैं। शेन कैन अप्रत्याशित रूप से शांत रहे। उसने केवल अपनी पलकें झपकाई, किसी भी अनावश्यक शर्मनाक आवाज को अपने होठों से निकलने से रोकने की कोशिश की। वह कौन है? शेन क्वान के दिल में दर्द की टीस उठी, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और कहा, कैन, मैं आपको इस समय बताना नहीं चाहता था। मैं तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक हम दोनों बैठकर इस पर ठीक से चर्चा नहीं कर लेते, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह रिपोर्ट मेरी कार में दिखाई देगी। तो पिछले कुछ दिनों में आप मुझे अपराध बोध के कारण क्षतिपूर्ति देने के लिए पर्वतीय रिजॉर्ट में खेलने के लिए लाए थे, या क्या आपने मुझ पर दया की थी और मुझे अपने साथ प्रेमी जोड़े के रूप में कुछ और दिन बिताने का मौका देना चाहते थे? शेन कैन ने अविश्वास के साथ अपना निचला होंठ भींच लिया। जिस आदमी से वह इतने सालों से प्यार करती थी वह पहले से ही किसी अन्य महिला के साथ रह चुका था और यहाँ तक कि उसका एक बच्चा भी था। शेन कैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया ढह रही है और उसकी छाती इतनी भारी हो गई कि वह अपनी सांस नहीं ले पा रही थी। हनी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, शेन क्वान ने परेशान भाव से कहा। शेन कैन पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन तुमने मुझे पहले ही चोट पहुंचा दी है। मुझे हनी मत कहो, ये घृणित है। इस आदमी के उसकी पीठ पीछे किसी अन्य महिला के साथ स्नेह करने के विचार से उसे अंदर तक मिचली आ रही थी। उसके दिल को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे कसकर बंद कर दिया गया हो, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए इसे अपने तक ही सीमित रखा। उसके बगल वाला पुरुष अब किसी अन्य महिला का था और वह उसके सामने कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। शेन क्वान इस तथ्य से अनजान था कि उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और उसने बोलना जारी रखा, कैन, भले ही मैं अब किसी और के साथ हूँ, फिर भी तुम मेरी पहली पत्नी हो। मैं भविष्य में आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और निश्चित रूप से मैं नेनियन के साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। आप दोनों हमेशा मेरे सबसे महत्वपूर्ण परिवार रहेंगे। चुप रहो। शेन कैन टूटने की कगार पर था। वह कार के दरवाजे के सामने झुक गई। उसका मुंह कई बार खुला लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ठीक उसी समय
आगे चल रही एक कार अचानक एक मोड़ पर नीचे की ओर गिर गई, जिससे पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा विस्फोट हुआ। शेन क्वान ने सदमे में कहा और जल्दी से अपनी पत्नी की ओर देखा, लेकिन उसे पहले से ही पीला और बेजान पाया। कहानी के इस बिंदु पर शेन क्वान ने अपना चेहरा ढक लिया और धीरे से सिसकने लगा। मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। ये पूरी तरह से मेरी गलती है कि नेनियन ने उस समय अपनी मां को खो दिया था। मेई शू उस आदमी को सांत्वना देने के मूड में नहीं थी जिसने धोखा दिया था, वह केवल एक चीज से चिंतित थी। आपने कहा कि मेरी मां की कार मोड़ पर धीमी नहीं हो सकी, जिसके कारण दुर्घटना हुई। क्या ये सही है? अध्याय 281 वादा निभाना। हाँ, शेन क्वान ने उस समय के दृश्य को याद किया, जो अभी भी यादों से भरा हुआ है। सामने वाली कार में स्पष्ट रूप से ब्रेक फेल हो गया था, क्योंकि उसे ब्रेक लाइटें जलती और बंद होती दिख रही थी, फिर भी गाड़ी नहीं रुक सकी। उस समय उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह डरा हुआ था। इसके अलावा उस समय तक दुर्घटना में कार पहले ही नष्ट हो चुकी थी, और अगर उन्होंने आगे की जांच की तो भी किसी भी विसंगति का पता लगाना मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर उन्होंने जांच करने का फैसला भी किया तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वही कहकर इसे आसानी से खारिज कर सकता था कि उसने उस समय कुछ भी नोटिस नहीं किया था। हालांकि अगर उसने कबूल करना चुना तो पुलिस शेन कैन की मौत के कारण की जांच शुरू कर सकती है। एक बार जब दूसरों को पता चला कि शेन कैन की मौत सदमे से नहीं हुई है, बल्कि वह उसके अफेयर के बारे में जानती थी और उसे मौत के लिए मजबूर किया गया था, तो उसके पास अब शांतिपूर्ण जीवन नहीं होगा। इसलिए डर और अपराधबोध के कारण उसने अधिकारियों से सच्चाई छुपाने का फैसला किया, और जब बायलिंग की दुर्घटना हुई तो उसने कार की स्पष्ट विसंगतियों का खुलासा नहीं किया। मेई शू ने इस परिणाम को सुनने की आशा की थी, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन हो गया। अपने पिछले जीवन में वह इस तथ्य से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी मां की वास्तव में हत्या कर दी गई थी। उसने मेई परिवार में बेहतर एकीकरण के लिए वांग यू और मेई म्यू को खुश करने की कोशिश में महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, लेकिन अंत में उसने अपने छोटे भाइयों को नुकसान पहुंचाया, जिससे उनकी मृत्यु और विकलांगता हुई, जिनमें से सभी उस उज्ज्वल भविष्य से वंचित हो गए जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये सब उसकी गलती थी। यह उसकी मूर्खता ही थी जो उसके पूरे परिवार की त्रासदी का कारण बनी। शायद उसे दूसरा मौका मिला क्योंकि उसकी मां ऊपर से उस पर नजर रख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वह अपनी मां और अपने छोटे भाइयों का बदला लेगी। इस बार वह वांग यू और मेई म्यू को उनके अपराधों से बच नहीं निकलने देगी। अब ये जानने से कोई फायदा नहीं। इतने साल हो गए हैं और भले ही आप अपनी मां की मौत के बारे में सच्चाई जानते हो, फिर भी असली हत्यारे को उजागर करने के लिए सबूत ढूंढना मुश्किल है। शेन क्वान ने कहा, ऐसा लग रहा था मानो वह 10 साल का हो गया हो, सोफे पर निश्चल बैठा था, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो। मेई शू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, उसे उसका चेहरा घृणित लगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे तरीके हैं। शेन क्वान ने अविश्वास में अपना सिर उठाया, उसकी आंखें जोर से कांप रही थी। आप वास्तव में हत्यारे को ढूंढना चाहते हैं? यह असंभव है। आपकी मां के शरीर का अंतिम संस्कार बहुत पहले कर दिया गया था और उस समय की कार को नष्ट कर दिया गया था। आप मामले को दोबारा खोलने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं इस मामले का पर्दाफाश न कर दूं? मेई शू इस समय पुराने मामले को फिर से खोलने के बारे में शेन क्वान की उत्तेजना को समझाने के लिए केवल इस संभावना के बारे में सोच सकती थी। उसे स्वार्थी समझने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि शेन क्वान स्वाभाविक रूप से एक अत्यधिक स्वार्थी और स्वयं सेवा करने वाला व्यक्ति था। अन्यथा उसकी मां इतने सालों तक अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं मरती और वांग यू अभी भी दंड से मुक्ति का आनंद ले सकती थी। नहीं, शेन क्वान जानता था कि उसने इस युवा लड़की की नज़र में सारी विश्वसनीयता खो दी है। हालांकि उन्हें अभी भी समझाने की जरूरत महसूस हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जो व्यक्ति उस समय आपकी मां को बेरहमी से नुकसान पहुंचा सकता था, वह अब आपके पीछे जाने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि इससे पहले कि आप उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पा सके, आपको भी निशाना बनाया जा सकता है। मैं उन्हें मौका नहीं दूंगी। मेई शू की आंखों में दृढ़ निश्चय ने किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। शेन क्वान अंदर तक हिल गया था। उन्हें, क्या आप जानते हैं कि हत्यारा कौन है? मेई शू धीरे से मुस्कुराए, उसका आधा चेहरा छाया में छिपा हुआ था। यहाँ तक कि उसकी हंसी भी किसी के दिल में दहशत पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि शेन क्वान जैसा ठंडा दिल वाला व्यक्ति भी ठंड महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, अन्यथा आपकी बेटी को घर पर संदेह हो सकता है। मेई शू ने मुड़ने और जाने से पहले कहा। इस समय तक बाहर लॉबी पूरी तरह से शांत थी। शेन क्वान ने सभी को तुरंत चले जाने का आदेश दिया था, ये दिखाते हुए कि वह इस रहस्य के उजागर होने से कितना भयभीत था। रुको, यह मत भूलो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। शेन क्वान ने तुरंत उसे बुलाया। जब मेई शू वास्तव में अपनी राह पर रुकी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बोलने से कुछ डर रहा था। मेई शू ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और ठंडे स्वर में कहा,
निश्चिंत रहें, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं आपके लिए लिन वेई और उसके बेटे को सुलझाऊंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे शेन कैन की मौत का असली कारण उजागर न करें। हालांकि अगर वे कोई अन्य रहस्य उजागर करते हैं तो वह मेरे लिए पूरी तरह से असंबंधित होगा। कौन से रहस्य? शेन क्वान का दिल कड़ा हो गया। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि मेइशू को उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर बात पता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से मेइशू तेजी से चली गई और कुछ ही सेकंड में शेन क्वान चकित हो गई। उसने बिना पीछे देखे कंपनी छोड़ दी और टैक्सी ले ली। शेन क्वान के पास अपनी कार में बेचैनी से बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने ड्राइवर को उसे घर ले जाने का आदेश दिया। उसे शेंग नियान के साथ रहने की जरूरत थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे पागल महिला लिन वेई के संपर्क में आने का मौका नहीं मिलेगा। शेंग एंटरप्राइजेस छोड़ने के बाद मेइशू उनकी नियुक्ति के लिए लिन वेई के घर गए। पूरे दिन लिन वेई अपने बेटे को बरी कराने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रही थी। सारा दोष शेंग नियान पर मरने का प्रयास कर रही थी। वास्तव में इस समाधान को निकालने की उसकी क्षमता काफी चतुर थी। आखिरकार उस समय चीजें कुछ ज्यादा ही संयोगपूर्ण थीं। शेंग क्वान इतने समय पर उपस्थित होकर शेंग नियान को बचाने में कैसे सक्षम हुआ? लिन वेई के विचार में ये शेंग क्वान और शेंग नियान द्वारा लू मिंग से बदला लेने के लिए उसे कैद करने के प्रयास में स्थापित की गई एक योजना थी। जहां तक मेइशू की बात है, जहां तक मेइशू का सवाल है, लिन वेई इस योजना में अपनी भूमिका के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकी। अध्याय 282, एक और सौदा। क्या यह आप है? जैसे ही लिन वेई ने मेइशू को देखा, उसने उसे लग्जरी स्टोर में काम करने वाली सेल्सवुमन के रूप में पहचान लिया। घटनाओं की बात की श्रृंखला, साथ ही लू मिंग की दुर्घटना की पूर्व संध्या पर उसने मेइशू के साथ जिस योजना पर चर्चा की थी, उस पर विचार करते हुए उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। क्या तुम किसी उद्देश्य से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम उस छोटे लोमड़ी शेंग नियान के साथ मिले हुए हो? आपको मुझे गलत नहीं समझना चाहिए। मेइशू स्वयं के साथ कमरे में चली गई, लापरवाही से सोफे पर बैठ गई जैसे कि वह अपने घर में हो। मैंने आपसे ये देखने के लिए संपर्क किया था कि क्या आप मेरे साथी बनने और शेंग परिवार से निपटने में मेरी मदद करने के इच्छुक हैं। हालांकि उसका संदेह कुछ हद तक कम हो गया था, लिन वेई अभी भी उसे पूरी तरह से निराश नहीं होने दे सकती थी। किसी कारण से, हालांकि वह देख सकती थी कि मेइशू काफी छोटी थी, उसे लगा कि उसमें परिपक्वता और गहराई है जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं है। यहाँ तक कि लिन वेई, जिन्हें लोगों को पढ़ने का अनुभव था, को भी मेइशू के विचारों को पढ़ने में कठिनाई हुई। इससे वह बहुत असहज हो गई। आप शेंग परिवार के साथ क्यों व्यवहार करना चाहेंगे? लिन वेई ने कुछ व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। मेरा बेटा इस समय पुलिस हिरासत में है, आपकी सोची समझी योजना के कारण मुकदमे का सामना करने वाला है। और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप शेंग परिवार से निपटना चाहते हैं। आज यहाँ आने का आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, मिस मेई? इतना घबराओ मत, सुश्री लिन। मैं आपके लिए अच्छी खबर लाने के लिए यहाँ हूँ। मेइशू सोफे के पीछे आलसे से झुक गई। जब उसकी नज़र लिन वेई से पड़ी तो वह बस लापरवाही से मुस्कुरा दी। मैंने शेंग क्वान का विश्वास सफलतापूर्वक जीत लिया है। जब तक आप मुझ पर एक एहसान करते हैं, मेरे पास उसे मामला वापस लेने के लिए सहमत करने और आपके बेटे को अब और जिम्मेदार नहीं ठहराने का एक तरीका है। क्या आप गंभीर हैं? लिन वेई के लिए यह अच्छी खबर थी। यदि शेंग परिवार आरोप वापस लेने को तैयार होता तो वह काफी मात्रा में धन और प्रयास बचा लेती। उसे बेकार कनेक्शनों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, मेइशू ने उदासीनता से कहा। लू मिंग के मामले में मेरे पास एक महत्वपूर्ण गवाह है। जब तक वह आपके लिए खड़ा होता है और शेंग क्वान अपने शब्दों को बदलता है, लू मिंग निश्चित रूप से पुलिस स्टेशन से बेदाग वापस आ जाएगा। इन शब्दों पर लिन वेई की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने तुरंत सावधान भाव व्यक्त किया। मुझे यह विश्वास करने का कारण बताएं कि आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं। मेइशू को लोगों से ये सुनने की आदत थी। विडंबनापूर्ण बात यह थी कि जिन लोगों पर भरोसा करना सबसे कठिन था, वे अक्सर वही थे जो दूसरों से पहले ईमानदारी दिखाने की मांग करते थे। अपने विश्वास की योग्यता साबित करना कोई आसान काम नहीं था, और मेइशू ने अपनी ताकत का उपयोग करके दूसरों को उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया। आप मुझ पर विश्वास न करने का विकल्प चुन सकते हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मेइशू ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें सिर्फ मौका दे रहा हूँ, चाहे आप विश्वास करें या न करें। जैसे ही मैं आज उस दरवाजे से बाहर निकलूंगा, आपका बेटा कुछ वर्षों तक, यदि कभी भी, जेल से बाहर नहीं आएगा। उसने तीव्र और सिहरन पैदा करने वाले दबाव का अनुभव किया। लिन वेई अपनी छाती में जकड़न महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेइशू सही थे, वह वर्तमान में अपने बेटे की एकमात्र उम्मीद थी। इस बारे में सोचते हुए लिन वेई ने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ मेइशू की ओर देखा। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अच्छा। मेइशू अच्छे मूड में थी और वापस सोफे पर झुक गई। जो भारी दबाव टूट रहा था वह अचानक गायब हो गया और लिन वेई के दिल में राहत की भावना आ गई और उसने कहा, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ,
लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि यदि आप हमारे सौदे को पूरा करने में विफल रहते हैं तो मेरे पास आपसे कीमत चुकाने के कई तरीके हैं। चिंता मत करो, मैं हमेशा अपनी बात रखूंगा। मेई शू ने अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी और अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 2 साल पहले आपकी एक दूर की भतीजी ने झो उनान नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। क्या आपको अब भी याद है? लिन वेई ने सोच में अपना सिर नीचे कर लिया और एक पल के लिए हैरान हो गई। झो उनान, क्या आप लिन ही के पति के बारे में बात कर रहे हैं? इसका उनसे क्या लेना देना है? उनकी राय में झो उनान का मेई परिवार से कोई लेना देना नहीं था। उसने अचानक इतने छोटे दानव को क्यों उकसाया? मेई शू ने अपने होंठ मोड़े और व्यंग्य किया। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है अगर इसका उनसे कोई लेना देना है। मैं चाहता हूं कि आप लिन ही की चाची के रूप में अपनी पहचान के साथ उनके परिवार को लिन सिटी बुलाएं। जब तक आप ऐसा करते हैं लू मिंग को सुरक्षित बाहर आने में मदद मिलेगी। क्या यह इतना आसान है? लिन वेई को यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। हालांकि कुछ समय के लिए उसका लिन ही से संपर्क टूट गया था, फिर भी वह बड़ी आसानी से अपने छोटे रिश्तेदारों से मिलने का बहाना बना सकती थी। वह बस इस बारे में उत्सुक थी कि मेई शू का क्या इरादा है, क्योंकि लिन ही और झो उनान को शामिल करने के लिए इतनी विस्तृत योजना स्थापित करना बहुत अधिक होगा। हालांकि शेन क्वान से मौत तक लड़ने की तुलना में यह उसके लिए बहुत आसान था। हाँ, यह इतना आसान है। मुझे उनका पूरा परिवार लिन सिटी आने की जरूरत है। याद रखें, यह उनका पूरा परिवार है। किसी को भी पीछे मत छोड़ो। मैं एक व्यक्ति के बिना आपकी मदद नहीं करूंगा। मेई शू ने यह नहीं बताया कि वह वास्तव में किसे देखना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि लिन वेई दुश्मन की जांच करने और उसे सचेत करने के लिए पहल करेगी। आखिरकार मेई शू से बेहतर कोई नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी कितनी चालाक थी। अध्याय 283, बाघ को उसके पर्वत पर लौटने दो। लिन वेई के साथ व्यवस्था करने के बाद मेई शू ने लू मिंग के मामले पर काम करना शुरू किया। जिस तथाकथित मुख्य गवाह का उसने उल्लेख किया वह वास्तव में मेई जिंग था। लू मिंग को रिहा कराना मुश्किल नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि मेई जिंग, जो पिछली रात आज्ञाकारी थी, अब गवाही देने से इनकार कर रही थी। मैं नहीं जा रहा हूँ। मेई जिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट की दृढ़ता से इनकार कर दिया। मेई शू ने धैर्य के साथ पूछा, क्यों नहीं? उस बदमाश को जीवन भर जेल में सड़ना चाहिए, वह जीने लायक नहीं है। बहन, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए, मेई जिंग ने जोश से जोर दिया। मेई शू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी, और जिंग, कि तुम इतने न्यायप्रिय होगे। मेई जिंग नाराज था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने उम्मीद नहीं की थी? तुम्हारी नज़र में मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? इस बात से डरते हुए कि मेई जिंग वास्तव में क्रोधित हो जाएगी और उसे शांत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेई शू ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा और विस्तार से समझाने से पहले उसे धीरे से एक कुर्सी पर बैठने के लिए निर्देशित किया। मेरा इरादा उसे स्थायी रूप से रिहा करने का नहीं है, ये सिर्फ अस्थायी है। और आप जानते हैं, भले ही हम उसे जेल में डाल दें, अंततः वह रिहा हो जाएगा और समाज को नुकसान पहुंचाता रहेगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? मेई जिंग वास्तव में लू मिंग जैसे पुरुषों से घृणा करती थी। जब से उसने उस दिन लू मिंग को अश्लील हरकतें करते देखा, उसके मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो गई। अब मेई जिंग उसे पुलिस स्टेशन से रिहा करने में मदद करने की कल्पना नहीं कर सका। ऐसे कमीने को हमेशा के लिए अंदर बंद कर देना चाहिए और समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है। पहले मेरी बात सुनो और जैसा कहो वैसा करो। मेई शू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थपथपाया। चिंता मत करो, बहन निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेगी। मैं निश्चित रूप से लू मिंग को एक दर्दनाक कीमत चुकाऊंगा। ठीक है, यह आपकी बात है। अगर उसके साथ जो हुआ उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं पुलिस को बता दूंगा और यह आपकी गलती होगी। मेई जिंग ने मेई शू को धमकी दी। वह अपनी बहन के लिए हालात मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वह सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बुरे लोगों को वह सजा मिले जिसके वे हकदार थे। मेई जिंग बस मेई शू को इस पर ध्यान से सोचने की याद दिलाना चाहती थी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ, मेई शू तुरंत सहमत हो गए। मेई जिंग के पास अगले दिन मेई शू के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उन घटनाओं के बारे में बताया जो उन्होंने बार में देखी थी जब लू मिंग वहां मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें हल्की डांट भी दी थी। दूसरी ओर शेन क्वान ने भी लू मिंग को और परेशान करना कम कर दिया। पुलिस के पास सीमित सबूत थे और चूंकि लू मिंग ने कोई बड़ा गलत काम नहीं किया था, इसलिए उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ना पड़ा। कॉल मिलते ही लिन वेई अपने बेटे को लेने के लिए दौड़ पड़ी। वह लू मिंग को गले लगाने से खुद को नहीं रोक सकी और रोने लगी। मेरे गरीब बेटे, क्या तुम्हें पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुम्हारे लिए कितनी चिंतित हूँ? लू मिंग की आंखें भर आई, उसकी आवाज रुंध गई। माँ, मुझे बहुत खेद है। मैंने तुम्हें चिंतित किया, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे रिहा हो गया? जब उसने अपने बेटे को इस बारे में पूछते हुए सुना तो लिन वेई ने अपने आंसू रोके, अपनी आंखें पोंछी और उसे मेई शू की ओर देखने का इशारा किया। ये वह थी जिसने तुम्हें बचाने का रास्ता खोजा।
क्या ये तुम थे? लू मिंग ने मेई शू को तीव्र दृष्टि से देखा। क्या वह आप ही नहीं थे जिसने शेंग क्वान को सूचना दी थी, जिसके कारण मुझे बिना किसी कारण के पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किया गया? बेटा, इस मामले का वास्तव में उससे कोई लेना देना नहीं है, लिन वेई ने माफी मांगते हुए कहा। फिर उसने लू मिंग को मेई शू के सामने कर दिया। जियो मिंग अभी रिहा हुआ है और वह स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। उसे दोष मत दो, इस बार आपने हमारी मदद की है, इसलिए चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा और मैं अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। तो फिर यह अच्छा है। मेई शू ने लू मिंग की ओर उदासीनता से देखा और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। अब जब आप सुरक्षित बाहर आ गए हैं तो मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। लिन वेई ने भी अपने बेटे का हाथ पकड़ा और रोते हुए बाहर चली गई। पुलिस स्टेशन पर कैप्टन वांग ने उस दृश्य को देखा जहां मेई शू और लू मिंग बात कर रहे थे। उनके बगल में एक पुलिस अधिकारी ने भी हैरानी जताई। वे वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं। कैप्टन, किसी को ऐसा क्यों लगता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है? कैप्टन वांग ने एक पल के लिए सोचा। मेई शू और लू मिंग के पारिवारिक संबंधों की जांच करें और देखें कि क्या उनके बीच कोई अन्य निजी बातचीत है। लेकिन मामला पहले ही खत्म हो चुका है। क्या यह अभी भी देखने लायक है? पुलिस अधिकारी ने हैरान होकर पूछा। कैप्टन वांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मुझे लग रहा है कि इस मामले में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। हमें बहुत अधिक निष्क्रिय होने से बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें। कप्तान से आदेश पाकर पुलिस अधिकारी ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। समझ गया, मैं अब जांच शुरू करूंगा। दूसरी ओर कार में बैठने से पहले मेई शू अचानक रुकी और पुलिस स्टेशन की ओर देखने लगी। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान खेल रही थी। बहन, जल्दी से कार में बैठो, हम आज जियो हे से मिलने के लिए सहमत हुए। मेई जिंग ने देखा कि मेई शू अचानक रुक गई है। उसने तुरंत कार की खिड़की खोली और उससे आग्रह किया। मेई शू अपने विचारों से बाहर निकली और कार में बैठ गई। तुम्हें जियो हे को देखे हुए कितना समय हो गया है? मेई जिंग ने कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए अपना सिर खुजलाया। कुछ महीने हो गए हैं। मैं आमतौर पर अपने सामाजिक जीवन में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है। अध्याय 284, बड़ा हुआ छोटा भाई, परेशानी पैदा करने में व्यस्त। मेई शू ने मेई जिंग के व्यवहार से खुश न होकर उसे डांटा। मेई जिंग ने आज्ञाकारी ढंग से बात सुनी। वह जानता था कि वह एक बड़े भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहा था। मेई वह अभी भी युवा था और उसकी एक विशेष स्थिति थी। उसे निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों के साथ की जरूरत थी और दूसरे सबसे बड़े भाई के रूप में उसे लगा कि वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। हालांकि अब से उसने अपने भाई से बार बार मिलने की ठान ली थी। मेई शू की फटकार अपेक्षाकृत हल्की थी। अत्यधिक कठोर अनुशासन एक किशोर के विद्रोही स्वभाव को भड़का सकता है। इसके अलावा मेई जिंग खुद को दोषी महसूस कर रहा था और मेई शू को और अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में मेई शू खुद महसूस कर सकती थी कि उसकी वापसी के बाद से मेई जिंग और मी यान, उसके दो छोटे भाई, दोनों में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। वे स्कूल में थे और अब वह समय था जब बच्चे स्वतंत्र रूप से बाहर खेल सकते थे। मेई शू ने सोचा कि उसका भाई शायद अपने कमरे में छिपा होगा और बाहर आने को तैयार नहीं होगा। उसे सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने मेई हे को खेल के मैदान पर एक दुर्लभ मुस्कान के साथ देखा। इससे वह खुशी से भर गई। जियो हे, बहन तुमसे मिलने आई थी। मेई शू ने मेई हे का अभिवादन किया क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ी। हालांकि जैसे जैसे वह करीब आए, उसने देखा कि एक युवा लड़का एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था जो पहले नजरों से छिप गया था। मेई फैंग, उस समय पार्टी में उसकी मदद करने के बाद से एलिशू ने अपने इस भाई को दोबारा नहीं देखा था। उसके पिछले जीवन में मेई जिंग सहित उसके सभी करीबी रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया था। अंत में केवल मेई फैंग ने ही उसे बचाया था। व्यक्तिगत रूप से मेई शू को इस भाई के प्रति सबसे अधिक दोषी महसूस हुआ, जो पहले ही बड़ा हो चुका था और परिपक्व स्वभाव का प्रदर्शन कर रहा था। बड़े भाई, आप आज भी जियो हे से मिलने क्यों आए? क्या संयोग है? मेई जिंग ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, फिर जाने के लिए मुड़ी। मेई फैंग ने तेजी से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और ठंडी आवाज में पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम फिर से मुसीबत में पड़ गए हो? मेई जिंग ने तुरंत विनती की, भाई, मैं मुसीबत में नहीं पड़ा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बहन से पूछो। बहन, कृपया मेरी मदद करो। शायद यह मेई जिंग की हताश नजर थी जिसने मेई शू को आखिरकार होश में ला दिया। आह फैंग, हाल ही में मेई जिंग वास्तव में आज्ञाकारी रहा है और वह अपना होमवर्क समय पर कर रहा है। कृपया उसे जाने दें। इसके बाद मेई फैंग ने अपने भाई को जाने दिया और उपहास करते हुए कहा, वह वास्तव में होमवर्क कर रहा है। ये कितना दुर्लभ है। मेई जिंग ने क्रोधित महसूस करते हुए अपने कपड़े ठीक किए और जवाब दिया, भाई, आप मुझे क्या मानते हैं? मैं अपनी पढ़ाई में वास्तव में मेहनती हूँ। मेई फैंग भावशून्य रहे, दूर देखा और मेई हे के बगल में झुक गए। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं?
पूरी बातचीत के दौरान मेई फैंग ने कभी भी मेई शू से एक शब्द भी नहीं कहा। मेई वह एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था, अपने शरीर को मोड़ रहा था, पलकें झपका रहा था और लगातार मेई फैंग को देख रहा था। उसकी आंखों में असहायता का संकेत दिख रहा था। मेई फैंग ने धीरे से आह भरी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यह जियो हे को डरा रहा है। उसने शुरू में मेई शू को मेई जिंग के साथ छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। मेई शू नीचे बैठ गया और एक लॉलीपॉप निकालकर मेई हे को देने लगा। जियो हे, क्या तुम्हें वह कैंडी याद है जो बहन पिछली बार तुम्हारे लिए लाई थी? तुम्हें वे पसंद है ना? क्या तुम इस बार एक और कैंडी चाहोगे? मेई वह झिझका और मेई फैंग की ओर देखा। उसकी आंखें प्रत्याशा और इच्छा से भर गईं। मेई फैंग ने सूक्ष्मता से सिर हिलाया। मेई वह डरते डरते बाहर पहुंचा और कैंडी स्वीकार कर ली। धन्यवाद बहन, जियो वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मेई शू उसके बालों को सहलाना चाहती थी और उसे आश्वस्त करना चाहती थी कि वह उसका सबसे करीबी परिवार है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे चिंता थी कि अचानक शारीरिक संपर्क से उसकी नापसंदगी बढ़ सकती है, इसलिए उसने आग्रह का विरोध किया और उसके बगल में झुककर बैठी रही। जियो हे, क्या आप इन दिनों स्कूल में अच्छा कर रहे हैं? क्या आपको घर की याद आती है? मेई हे की बड़ी आंखें भ्रम से भरी थीं। उसने सिर झुकाकर पूछा, घर? मेई शू ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे घर में बहनें, पिता और भाई हैं। क्या जियो वह हमें हर दिन देखना चाहता है? मेई वह एक पल के लिए झिझका, मानो वह सिर हिलाना चाहता हो लेकिन डांटे जाने से डर रहा हो। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कहा, क्या जियो वह घर जा सकता है? बिल्कुल, जब तक तुम चाहो, बहन तुम्हें तुरंत वापस ले जा सकती है। मेई शू ने मुस्कुराते हुए उससे वादा किया। मेई फैंग ने भौहें चढ़ा दी। जियो वह वापस नहीं जा सकता। वह घर जियो हे के स्वस्थ होने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मेई जिंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मेई फैंग ने भौहें चढ़ा ली और गंभीरता से पूछा, आप किस बात पर हंस रहे हैं? मेई जिंग ने मेई फैंग के कंधे को थपथपाते हुए गंभीर स्वर में कहा, भाई, क्या आप इतने लंबे समय तक घर से दूर रहे हैं कि खबरों से इतने दूर हो गए हैं? आपका क्या मतलब है? मेई फैंग ने खड़े होकर और पूछताछ करते हुए पूछा। घर पर क्या हुआ? मेई शू को अचानक एहसास हुआ कि उसने मेई फैंग को हाल ही में हुई हर बात के बारे में नहीं बताया था। उसने बोलने की पहल की, आह फैंग, आइए पहले मेई हे को उसके कमरे में वापस भेजें और फिर हम बैठने और बातचीत करने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। आसपास के इतने सारे लोगों के साथ बातचीत के लिए यह उपयुक्त जगह नहीं है। लोग इधर उधर हलचल कर रहे थे और विशेष मनोवैज्ञानिक स्थितियों वाले कई बच्चे थे। ये देखकर कि मेई हे इतने सारे लोगों से घिरा हुआ था, कई बच्चे पहले से ही डरने लगे थे, आंसुओं के कगार पर थे। मेई फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले जियो हे को वापस ले जाऊंगा, आप सब बाहर इंतजार करें। अध्याय 285, सब कुछ कबूल करना। मेई शू और मेई जिंग काफी देर तक स्कूल के पास रेस्तरां में इंतजार करते रहे। मेई फैंग तब तक नहीं पहुंचे जब तक कि सभी व्यंजन परोसे नहीं गए। जैसे ही वह बैठा, उसके चेहरे पर अनायास ही एक परेशान भाव उभर आया। मुझे खेद है, जियो वह नहीं चाहता था कि मैं अभी जाऊं, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। भाई, आपको हमसे बात करते समय इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मेई जिंग ने कहा और जारी रखने से पहले मेई शू की अभिव्यक्ति पर नजर डालते हुए कहा, भाई, इन व्यंजनों पर एक नजर डालें और देखें कि क्या वे आपको पसंद हैं। यदि आप कुछ और चाहते हैं तो बेझिझक ऑर्डर करें। बहन ने कहा कि वह हमारा इलाज कर रही है। कोई जरूरत नहीं, यही काफी है। मेई फैंग ने एक वेटर को एक गिलास ठंडा पानी लाने का संकेत दिया, फिर थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, क्या आपने यह नहीं कहा कि हमें विनम्र नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे अधिक विनम्र हैं? मेई जिंग ने खुद को बेनकाब महसूस करते हुए झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया और कहा, भाई, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था काफी समय हो गया है और मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। घबराया हुआ? मेई फैंग ने अपनी आंतरिक निराशा को दबाते हुए बर्फीले पानी का एक घूंट लिया और एक सार्थक मुस्कान दी। मुझे नहीं लगता कि यह घबराहट है, शायद यह अपराध बोध है। क्या आपने इस दौरान स्कूल में कोई परेशानी पैदा की है? मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। भाई, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेई जिंग ने स्पष्ट रूप से नाखुश होकर शिकायत की। अगर मैं सचमुच मुसीबत में पड़ जाता तो क्या शिक्षकों ने आपसे संपर्क नहीं किया होता? हाल के वर्षों में मेई शू की अनुपस्थिति में मेई फैंग ही अकेले थे जिन्होंने अपने छोटे भाइयों की देखभाल की थी। हालांकि अपने व्यस्त शैक्षणिक जीवन के कारण वह हमेशा उनके लिए मौजूद नहीं रह सके। अपने छोटे भाइयों के लिए उनकी एकमात्र अपेक्षा परेशानी खड़ी न करना थी और उन्होंने बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। वह भी अभी भी एक अपरिपक्व बच्चा था जिसमें एक साथ इतने सारे लोगों की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं थी। दोनों भाई आपस में हंसी मजाक करने लगे और जल्द ही वे एक दूसरे के साथ सहज हो गए। मेई फैंग ने फिर अपनी नजर मेई शू की ओर घुमाई, कुछ अजीब तरीके से नीचे देखा और उसे बहन कहा। यहाँ तक कि मेई जिंग, जो आमतौर पर काफी बातूनी थी, अचानक मुख हो गई।
मेई शू ने बिना सोचे समझे टिप्पणी की, मैंने सोचा था कि आप मुझसे कभी बात न करने की योजना बना रहे थे। मेई फैंग आत्मनिंदा करते हुए मुस्कुराए, मुझे लगा कि अब आप मुझे अपने भाई के रूप में नहीं चाहते। जब उनकी मां के साथ दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने मेई शू पर उन सभी द्वेषपूर्ण शब्दों के साथ चिल्लाया था जिनकी वह कल्पना कर सकता था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चला कि उसने लापरवाही से काम किया है, परंतु बोले हुए वचन फेंके हुए जल के समान थे। एक बार कहा, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। भले ही उसे इसका पछतावा हो, लेकिन वह ये दिखावा नहीं कर सकता था कि मेई शू के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि मेई शू की वापसी के बाद से वह फिर कभी मीस के घर नहीं गया। उन्होंने अपने परिवार से लगभग पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। उसे डर था कि मेई शू ने उस समय जो किया उसके लिए उसके मन में स्थायी नाराजगी रहेगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि मेई शू अंदर से कितना दोषी महसूस करती थी। ये सोचकर कि मेई फैंग उसे बचाने आएगा, भले ही उसने अपना पैर खो दिया हो, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जियो फैंग, ऐसा मत कहो। उस समय जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर हम किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो वह निर्दयी महिला वांग यू है। वह वही है जिसने हमारी मां की मृत्यु का कारण बनी। क्या कहा आपने? मेई फैंग ने लाल आंखों से अपनी बहन को अविश्वसनीय रूप से देखा। दीदी, क्या आपने अभी कहा कि किसी ने हमारी मां को मार डाला? जैसे ही वांग यू, उस महिला का उल्लेख किया गया, मेई जिंग ने गुस्से से कहा, भाई, हमने मामले की जांच लगभग पूरी कर ली है। उस समय हमारी मां की कार दुर्घटना बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं थी। वह मार दी गई थी, और जिस व्यक्ति के मरने की सबसे अधिक संभावना थी और जो उसके मरने के लिए सबसे अधिक उत्सुक था, वह कोई और नहीं बल्कि वह महिला वांग यू थी। इस बार मेई शू ने बोलने के लिए इंतजार नहीं किया। मेई जिंग सबसे पहले मेई फैंग को वह सब कुछ बताने वाले थे जो उन्होंने इस अवधि के दौरान किया था। उसे अभी पता चला था कि जब वह दूर था तब मेई परिवार में बहुत कुछ हुआ था। अपनी मां की मृत्यु के असली कारण की परवाह करने के अलावा वह किसी और चीज के बारे में भी चिंतित थे। बहन, क्या आप वीडियो घटना से सहमत हैं? मेई फैंग को उस समय मेई परिवार में मेई शू का समर्थन न करने पर गहरा अफसोस हुआ। भले ही वह उससे बड़ी थी, फिर भी अंततः वह एक कम उम्र की लड़की थी। इतनी महत्वपूर्ण घटना का सामना करते हुए वह बेहद भयभीत और चिंतित रही होगी। वह हमेशा अपने आप को ऐसा व्यक्ति मानता था जो मीस के घर में लंबा और मजबूत खड़ा था, लेकिन जब महत्वपूर्ण क्षण आया तो उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं जानता था। वह सचमुच दुनिया का सबसे बेकार भाई था। जियो फैंग, वह मामला अब अतीत में है। इस पर ध्यान देना व्यर्थ है, हमें आगे देखना चाहिए। मैंने पहले ही एक योजना तैयार कर ली है। मेई शू मेई फैंग को सब कुछ बताना चाहता था ताकि वांग यू और उसकी बेटी उसे धोखा न दे, जिससे उसे सब कुछ खोना पड़े। मेई जिंग भी उनके बगल में ध्यान से सुन रही थी। हालांकि अब उनके पास कुछ सुराग हैं, फिर भी उनके पास महत्वपूर्ण सबूतों का अभाव है। अगला कदम कठिन युद्ध होने वाला था। मूल रूप से मेई जिंग ने सोचा कि इस मामले की जांच जारी रखना एक अच्छा विचार नहीं होगा। हालांकि मेई शू की योजना सुनने के बाद उसे आशा की एक किरण दिखी और वह अंततः सच्चाई के सामने आने की प्रत्याशा से भर गया। बहन, मुझे लगता है कि यह योजना संभव है। हमें इसे कब लागू करना शुरू करना चाहिए? इतना शीघ्र नहीं। परसों दोपहर में लिन हे और झोउ नान ओल्ड वान को शहर लाएंगे और लिन वेई के साथ शरण लेंगे। एक बार जब वे पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे तो हम ओल्ड वान को सचेत करने से बचने के लिए अपना कदम उठाएंगे। अध्याय 286, नशे में धुत होकर हंगामा करना। अगर वे वास्तव में हमारी मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं तो मैं उन्हें इससे बचकर नहीं निकलने दूंगा। मेई फैंग ने मेज पर अपनी मुक्की से प्रहार किया। उसकी आंखों में तीव्र घृणा भरी हुई थी जो उसके विवेक को खत्म करने की धमकी दे रही थी। मेई शू ने असहाय होकर आह भरी, धीरे से अपना हाथ ढक लिया। जियो फैंग, अब हमें जो करने की जरूरत है वह है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। हमारे इरादों को समय से पहले उजागर न करें। अभी स्थिति हमारे लिए फायदेमंद है। मेई म्यू और वांग यू अभी भी पुलिस स्टेशन में हैं और वे जल्द ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें जांच जारी रखने से कोई नहीं रोकेगा। आप ठीक कह रहे हैं। मेई फैंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर बढ़ती निराशा को दबाने में कामयाब रहे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैंने पहले की घटनाओं में कुछ भी योगदान नहीं दिया था। यह मेरी लापरवाही थी, लेकिन अब से मैं कम जो कुछ भी होता है उसके बारे में जानने का अधिकार चाहता हूँ। बहन, कृपया मुझसे रहस्य न छिपाएं। हाँ, मुझे भी जानने का अधिकार चाहिए। हम तीनों भाई बहन के रूप में सच्चाई को उजागर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मेई जिंग ने आश्वस्त होकर अपनी छाती थपथपाई। मेई शू से पहले उसने अनजाने में अपने शरीर के सभी कांटों को छिपा लिया था और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसकी प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति लगभग मेई यान के समान थी। मेई फैंग ने सब कुछ देखा। वह जानता था कि मेई शू अपनी वापसी के बाद से मेई जिंग की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। ऐसा लगता था कि बहन हमेशा बहन ही थी। वह उन चीजों को सहजता से कर रही थी जिन्हें वह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद पूरा नहीं कर सका। ठीक है, मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ,
इस बार हम सच्चाई खोजने के लिए मिलकर काम करेंगे। मेइशू ने इस समय पारिवारिक बंधनों के अत्यधिक मूल्य को महसूस किया, जो दुनिया की किसी भी अन्य भावना से अधिक महत्वपूर्ण है। तीनों भाई बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और पिछले सारे मनमुटाव और अजीबता एक पल में गायब हो गए। वैसे जियोहे, अब जब हमने घर में अवांछित लोगों से छुटकारा पा लिया है, तो हमें जियोहे के लिए निकासी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसे जल्द से जल्द ठीक होने के लिए घर लाना चाहिए। माहौल अच्छा होने पर मेइशू ने फिर से विषय उठाया। इस बार मेई फैंग ने प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं स्कूल से बात करूंगा और अब से अक्सर घर पर रहने की कोशिश करूंगा, जिससे जियोहे की देखभाल करना आसान हो जाएगा। जियोहे को इतने लंबे समय तक बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने के बाद मेई फैंग उसके बड़े भाई के रूप में हमेशा अनिच्छुक रहे थे, लेकिन उसके पास अभी तक जियोहे का समर्थन करने का साधन नहीं था, अन्यथा वह अपने भाई को स्कूल में कभी ऐसी कठिनाई नहीं सहने देता। अब मेइशू की वापसी के साथ उनका एक बार गर्म घर अंततः उनके लिए फिर से स्वर्ग बन सकता है और वह और उनके भाई घर पर शांतिपूर्ण नींद का आनंद ले सकते हैं। ये सोचकर मेई फैंग ने एक हार्दिक मुस्कान प्रकट की, जो उसने लंबे समय से नहीं दिखाई थी। खाते पीते और बातें करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब वे तीनों घर लौटे तो उन्होंने पाया कि मेई यून सोफे पर बेहोश हो गया था और बटलर झाओ उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। जब झाओ यान ने उन्हें वापस आते देखा तो वह उनसे ऐसे संपर्क किया मानो मदद मांग रहा हो। युवा मास्टर, मिस मास्टर कभी इतने नशे में नहीं रहे। हमें क्या करना चाहिए? अंकल झाओ, चिंता मत करो, रसोई में कुछ स्वादिष्ट सूप तैयार करने के लिए किसी को भेजो। हम पिताजी की देखभाल के लिए यही रहेंगे, मेइशू ने कहा। अपना कोट उतारकर रैक पर लटका दिया और फिर अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और एक गिलास डाला। पानी। मेई फैंग तुरंत मेइयू के शरीर को सहारा देने के लिए आए और उन्होंने उसे साथ में थोड़ा पानी दिया। तभी मेइयून ने धीरे से अपनी आंखें खोली और लिंग नशे में धुत मेइयून ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों पर धुंध का पर्दा पड़ा हो, जिससे उसकी भावनाओं को पहचानना असंभव हो गया हो। हालांकि उनका स्वर खुशी से भरा था और उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान भी दिखाई दी। और लिंग, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आए हो। ऐसा कहने के साथ मेइयून ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेइशू के गाल को छुआ। आज रात उसने जो कड़ी शराब पी थी वह आंसुओं में बदल गई, जो उसकी आंखों के कोने से अनियंत्रित रूप से बहने लगी। आह लिंग, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। और लिंग, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। पिताजी, आप नशे में हैं। मेई फैंग ने जबरदस्ती मेइयू का हाथ मेइशू के चेहरे से दूर कर दिया, फिर अपने पिता के शरीर को पकड़ लिया, जिससे वह आराम करने के लिए सोफे पर लेट गए। दीदी, कृपया पहले ऊपर जाएं। हम यहाँ पिताजी की देखभाल के लिए हैं। ठीक है बहन, कृपया ऊपर जाओ, हमने इसे यहाँ कवर कर लिया है। मेई जिंग ने स्वेच्छा से मदद की, लेकिन मेइशू ने अचानक उनकी बातों को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर नशे में धुत मेई उनको ध्यान से देखा। क्या तुमने अभी कहा कि तुमने माँ को कभी धोखा नहीं दिया? जैसे ही मेइयून ने ये सुना, वह अचानक उठ बैठा। उसने मेइशू का हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने से मना कर दिया। आह लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने एक बार तुमसे वादा किया था कि मैं जीवन भर तुम्हारे लिए अच्छा बनूंगा। मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं वास्तव में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मेइशू ने घृणा के साथ मेइयून का हाथ झटक दिया और अपनी माँ के स्वर में बोलते हुए सवाल किया, फिर मेइम्यू के बारे में क्या? मेई फैंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ऐसा लगता था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पिता की सच्ची भावनाओं के बारे में पूछेगी, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छा अवसर था। मेइयून वास्तव में नशे में था और उसने गलती से सोचा था कि मेइशू बायलिंग थी, क्योंकि मेइशू की शक्ल बायलिंग से थोड़ी मिलती जुलती थी। हालांकि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या अब ये सवाल पूछने का कोई मतलब था? अध्याय 287 धीरे धीरे अलग होना। मेइम्यू, ये सब एक दुर्घटना थी। आह लिंग, कृपया मेरा स्पष्टीकरण सुनो। मेइयून मेइशू की ओर ऐसे दौड़ा जैसे वह पागल हो गया हो, लेकिन बीच में ही मेई फैंग ने उसकी बांह को मजबूती से पकड़ लिया। मुझे जाने दो। मेइयून अंततः मेई फैंग की पकड़ से मुक्त होने में कामयाब रहा और लड़खड़ाते हुए मेइशू तक पहुंच गया। उसने अपना संतुलन बनाए रखने और गिरने से बचने के लिए संघर्ष करते हुए कहा, आह लिंग, कृपया मेरी व्याख्या सुने। वांग यू ने उस रात मुझे शराब पिलाई थी। मुझे वास्तव में कुछ भी याद नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मुझे खेद है, मेरा तुम्हें धोखा देने का कभी इरादा नहीं था। लेकिन आपने माँ की मृत्यु के तुरंत बाद वांग यू से शादी कर ली। मेइशू ने उसे ठंडी आंखों से देखा, बिना किसी भावना के, बस एक बर्फीली उदासीनता। मेइयून उसकी भेदी निगाहों से कांप गया और अंततः होश में आकर सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। तुम आह लिंग नहीं हो, तुम शुए हो, तुम मेरी बेटी हो। मेइशू ने ठंडी हंसी दी। पिताजी, आप उस समय चाहे जो भी सोच रहे हो, सच तो यह है कि माँ के साथ विवाह के दौरान आपकी एक नाजायज संतान थी।
वह करीब आकर दांत पीसते हुए बोली, मैं उन दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। बहन, मेई फैंग को चिंता थी कि मेई शू और अधिक खुलासा करेगा, इसलिए उसने जल्दी से उनके बीच कदम रखा और उन्हें जबरन अलग कर दिया। उसने अपने पिता के कंधे को सहारा दिया और उन्हें सोफे पर वापस ले गया। मेई शू का ज्यादा कुछ कहने का इरादा नहीं था। वह इस पाखंडी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो अभी भी ग्रेनेड स्नेल का दिखावा कर रहा था। वह इस आदमी को कभी माफ नहीं करेगी जिसने अपनी माँ और उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाया। उस समय बटलर झाओ थोड़ा ठंडा सोब्रिंग सूप का एक कटोरा लेकर आए और मेईयून की ओर देखे बिना घृणा से भर गए और सीधे ऊपर चले गए। अगले दिन मेईयून अपने नशे की हालत से जाग गया और उसे वास्तव में याद नहीं आया कि पिछली रात क्या हुआ था। दोपहर के भोजन के दौरान मेईजिन को चिंता थी कि पिछली रात जो हुआ उसके लिए वह अपनी बहन से नाराज हो सकता है। उसने कई बार संकेत दिया कि उसे अपनी बहन से बात करने की जरूरत है, लेकिन मेईयून को वास्तव में घटनाओं की कोई याद नहीं थी। इससे मेईजिन को कुछ हद तक राहत मिली। लिन हे और उसके परिवार के लिन सिटी पहुंचने से पहले मेईशू के पास कुछ खाली समय था। पिछले कुछ दिनों से वह लू मिंग से संबंधित मामले को निपटाने में व्यस्त थी। वह अक्सर स्कूल से छुट्टी ले लेती थी, जिससे उसके शिक्षक काफी असंतुष्ट रहते थे। हालांकि उसके लगातार अच्छे प्रदर्शन और उसकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए वे इसे अभी नजरअंदाज करने को तैयार थे। वरिष्ठ वर्ष में जीवन अक्सर परीक्षाओं के साथ साथ चलता था। मेईशू ने पूरा दिन अपनी पढ़ाई को दोहराने और समेकित करने में बिताया, जब तक कि स्कूल की घंटी ने दिन के अंत का संकेत नहीं दिया, जो उसके सभी दैनिक कार्यों को पूरा करने का प्रतीक था। वेन मियाओ हमेशा मेई की अध्ययन दक्षता से आश्चर्यचकित थी, और जैसे ही उसने अपना बैकपैक करना समाप्त किया था, उसने तुरंत टिप्पणी की, मैंने वास्तव में कभी किसी को इतनी जल्दी किताबें याद करते नहीं देखा। आप मेरे चचेरे भाई से भी अधिक अद्भुत हैं जो एक बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पर था। आपका चचेरा भाई एक बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पर था। मेईशू ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। वेन मियाओ ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, मेरे चचेरे भाई ने कुछ साल पहले मानविकी में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैंने निश्चित रूप से सोचा था कि हमारे बैच का प्रथम स्थान लुयान होगा, लेकिन अब मैं इतना निश्चित नहीं हूँ। मेईशू, आपके पास भी एक अच्छा मौका है। मेईशू ने धीरे से आह भरी। मैं शायद लुयान से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार लुयान की स्टडी गॉड की उपाधि केवल दिखावे के लिए नहीं थी। रटने के अलावा बहुत सारा ज्ञान था जिसके लिए समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता थी। जब याद करने की बात आती है तो मेईशू को विश्वास था कि वह किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोग के मामले में उसके विज्ञान के अंक लुयान से थोड़ा पीछे थे। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, अचानक कक्षा के दरवाजे पर हलचल मच गई। वेन मियाओ ने उत्सुकता से देखा और देखा कि जिस अध्ययन भगवान की वह बहुत प्रशंसा करती थी वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। वाह, ये लुयान है, बड़ा शॉट। वेन मियाओ ने तुरंत मेईशू की बांह खींची और उसे भी देखने का इशारा किया। मेईशू को एहसास हुआ कि लुयान से बात किए हुए काफी समय हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने के लिए सिर हिलाया। जैसे ही वह नमस्ते कहने ही वाली थी, एक छोटी पतली आकृति ने अचानक उसका दृष्टिकोण अवरुद्ध कर दिया। झोली ने लुयान की बांह पकड़ ली और उसे प्यार से बुलाया, भाई लुयान, और फिर मेईशू को उत्तेजक दृष्टि से देखा। हैरानी की बात यह है कि इस बार लुयान ने खुद को उसकी पकड़ से मुक्त नहीं किया। उसने उसे अपने सभी सहपाठियों के सामने अपना हाथ पकड़ने दिया। वेन मियाओ को ईर्ष्या हो रही थी। मेईशू, झोली लुयान के इतने करीब कब आ गया? क्या लुयान को तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था? मुझे यकीन नहीं है, मेईशू ने कुछ अफसोस के साथ कहा। उसे वास्तव में इन दोनों के एक साथ रहने का विचार पसंद नहीं आया। लुयान के बचपन के दोस्त के रूप में उसे उम्मीद थी कि उसे एक बेहतर लड़की मिलेगी जो उससे मेल खा सकती है, लेकिन उसे यह पसंद आया या नहीं, ये स्पष्ट रूप से महत्वहीन था। चूंकि लुयान झोली को स्कूल से लेने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए उसे तीसरे पहिए की जरूरत नहीं थी। ये ध्यान में रखते हुए उसने अपना सामान पैक करना समाप्त कर लिया और कक्षा के पिछले दरवाजे से निकलने का फैसला किया। यदि वे सामने वाले दरवाजे पर स्नेह दिखाना चाहते हैं तो वह खुद को उनके बीच में एक अवांछित उपस्थिति के लिए मजबूर नहीं करेगी। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।